ये चोचो नोनो चुप। क्या होता है सैटेलाइट? व्हाट इज ए सैटेलाइट? कोई भी ऐसी हेवनली बॉडी जो किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। ए हेवनली बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड सम प्लेनेट इज कॉल्ड एज ए सैटेलाइट। ठीक है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, एक तो जो नेचर ने बनाया, ठीक है, लाइक टाइटन, लाइक मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, और दूसरा जो हम बनाते हैं, जैसे MOM, मॉस ऑर्बिटर मिशन, इंडिया ने जो लॉन्च किया था मार्स के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए। अर्थ के अराउंड तो बहुत सारी कंट्रीज बना रही है, बट इंडिया ने मार्स के अराउंड एक सैटेलाइट बना दिया जो मार्स का और के ऑर्बिट में है, मार्स के अराउंड अपने ऑर्बिट में है। ठीक है, नॉर्मली हम अर्थ सैटेलाइट की बात करते हैं बेटा। अर्थ सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में होता है, उस सैटेलाइट को अर्थ सैटेलाइट बोलते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। 1957 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च्ड बाय फॉर्मर USSR, रशिया ने लॉन्च किया था। उसका नाम था स्पुतनिक 1। 1957 में, अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। ठीक है, इट्स ए रशियन इट वाज ए रशियन सैटेलाइट। इसके बाद इमीडिएटली आफ्टर फ्यू मंथ्स 58 के आस 1958 में, अप्रैल 1958, यूएसए ने भी अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। बट इंडिया जो है, इंडिया इज नॉट फार बिहाइंड। 1975 में पहला इंडियन सैटेलाइट भी स्पेस में लॉन्च कर दिया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्टा। एक मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट के नाम से इसका नाम रखा गया। इसके बाद और भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए इंडिया ने। देयर वाज ए सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स, जैसे भास्करा एक सैटेलाइट था, रोहिणी एक सैटेलाइट था, इंडिया ने एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च की जिसके नाम थे इनसेट 1A 1B ऐसे। इनसैट की फुल फॉर्म यही है, इंडियन सैटेलाइट। ठीक है, अब इस सैटेलाइट का पर्पस क्या है? इतना पैसा खर्चना ही क्यों है? बिकॉज सैटेलाइट लॉन्च करना इज नॉट ए इजी जॉब। lot of money, lot of scientific people are involved in this. Why we launch a satellite? अर्थ के अराउंड सैटेलाइट लॉन्च क्यों करना है? what is the advantage of that? बट सैटेलाइट के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आज की डेट में हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन का वर्ल्ड है। कहीं पे क्लास होगी, कहीं दूसरा कोई ऑब्जर्व कर रहा है, दिस ऑल कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, आपका जो जीपीएस सिस्टम काम कर रहा है, यू कैन ट्रैक आप कहाँ गए, या किसी दूसरे के ट्रैकिंग कर सकते हैं। दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन आइडेंटिफाइड बाय द सैटेलाइट्स। क्योंकि सैटेलाइट इज लाइक ऊपर से देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, जैसे somebody is watching you every time। ठीक है, एक तो कम्युनिकेशन है। वी हैव सम एजुकेशनल सैटेलाइट्स। अगर आप दूरदर्शन के कुछ सैटेलाइट्स, दूरदर्शन के कुछ चैनल्स हैं, सैटेलाइट चैनल्स, जहां यू कैन अटेंड दिस काइंड ऑफ क्लासेस जो यहाँ पढ़ रहे हैं आप फ्री में। यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू कैन हैव एक्सेस टू दोज क्लासेस आल्सो। ठीक है, डिश जो इसका दूरदर्शन का जो डिश एंटीना है, फ्री टू एयर चैनल्स है उसके। ठीक है, द ओनली थिंग इज इट इज वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मतलब यू कैन नॉट आस्क, यू जस्ट हैव टू, जैसे न्यूज सुनते हैं वैसे सुनना है। ठीक है, यू कैन नॉट पुट योर डाउट्स। तो वन वे कम्युनिकेशन है, बट जिसने पढ़ना होगा वो वन वे में भी करेगा। दूसरा, सैटेलाइट का एक और इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, सैटेलाइट की हेल्प से वेदर फोरकास्टिंग की जाती है।
वेदर फोरकास्टिंग, बिकॉज हमें तो इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं पता है, बिकॉज हमारे यहाँ वेदर की बड़ी ज्यादा हार्श कंडीशंस नहीं होती है, बड़ा सडन चेंज नहीं हो जाता है। बट जगह, बहुत सारी ऐसी जगह पे जैसे लद्दाख में वेदर के मॉनिटर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब बर्फ गिर जाएगी, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो पहले से ही कैलकुलेट की जाती, बर्फ पड़ने वाली है या नहीं पड़ने वाली है, या कितनी होगी बर्फ, लैंडस्लाइड होगी, स्टॉर्म्स आएंगे, एवरीथिंग कोस्टल रीजन में इट्स इंपॉर्टेंट। तो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट जो है, ये सैटेलाइट क्या करते हैं, ये सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स जो हैं उनके फोटोग्राफ्स लेके भेजते रहते हैं, ठीक है। इसको इसको रिमोट सेंसिंग भी बोलते हैं, दूर से सेंस करना। रिमोट सेंसिंग इज ए काइंड ऑफ फोटोग्राफी। जैसे यहाँ से एक कैमरा रख के फोटो ले लूंगा तो आई विल बी एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन कि कौन कौन यहाँ बैठा हुआ है। तो इसी तरह से अर्थ के सराउंडिंग में सैटेलाइट है, तो वो सैटेलाइट क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पे पिक्चर ले रहा है और वो सेंड कर रहा है टू द अर्थ स्टेशन, जो अर्थ पे उसके कंट्रोलर बैठे होंगे उनको, ठीक है। एजुकेशनल सैटेलाइट है, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, रिमोट सेंसिंग है, वेदर फोरकास्टिंग है, कोई पोटेंशियल फिशिंग एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए भी सैटेलाइट यूज होते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। जितने भी कोस्टल, जैसे हमारे यहाँ हमें ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जी, वीट या ये जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उन सारे कोस्टल एरियाज का इकोनॉमी जो है वो फिशिंग पे डिपेंड करता है। तो कहीं पे पोटेंशियल फिशिंग जोन्स आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम टेक्निक जिसे बोलते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक, ठीक है। तो सैटेलाइट्स के बड़े सारे पर्पस हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग इज द कम्युनिकेशन। फिर कुछ कंट्रीज जो ज्यादा एडवांस कंट्रीज है, लाइक यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसएसआर नहीं बोलते वैसे, आप अब तो वो स्प्लिट हो गया, रशिया है, दे हैव स्पाई सैटेलाइट्स, स्पाइंग करते हैं दूसरी कंट्री की, ठीक है। डिफरेंट, कोई मिलिटेंट की लोकेशन ढूंढ रहा है तो कोई अपने एनिमी की लोकेशन ढूंढ रहा है, तो कहाँ पर है, जैसे आपको पता होगा रिसेंटली भी इसमें ईरान में ये शायद सैटेलाइट से ही मिसाइल लॉन्च करके somebody, कोई जनरल था वहां ईरान का, उसको खत्म कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मिलिटेंट के लिए वो कर रहे हैं, वो अपनी कंट्री का कोई दुश्मन उनको लगेगा उसको भी, तो ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस लेवल पे है। बिकॉज हम यहाँ बोलते हैं कि लैंड में बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये चाइना का बॉर्डर है, आइडेंटिफाई किया हुआ है, एयर में भी आइडेंटिफाइड है, ठीक है। एक पाकिस्तान का जहाज बिना परमिशन के एयर स्पेस यूज नहीं कर सकता इंडिया की, परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं देंगे परमिशन, नहीं, वो फिर पूरा घूम के जाएगा समुद्र के रास्ते से। लेकिन स्पेस में कोई बाउंड्री नहीं, जो आउटर स्पेस है यहाँ से 20,000 या 50,000 किलोमीटर दूर, 50,000 किलोमीटर बोल रहा हूं मैं, वहां कोई वो नहीं है कि ये रशिया का स्पेस है और ये उसका है, वहां इट्स लाइक वहां तो, वहां से देखेंगे तो अर्थ एक डॉट से भी छोटी दिखेगी, तो इसका कौन डिवाइड करेगा किसका कौन सा स्पेस है और किसका कौन सा नहीं है। इसलिए आउटर स्पेस में ऐसे स्पाइंग सैटेलाइट्स होते हैं, एंड हम कुछ हाइट्स ना कैलकुलेट भी करेंगे, जो हमारे ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मैथमेटिकली प्रूव करेंगे बेटा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर होता है अर्थ के सरफेस से। ये डिस्टेंस आपको छोटा लग रहा होगा, बट ये अर्थ के साइज से बहुत बड़ा है। अर्थ का रेडियस कितना है, 6,400, 6,000 मान लो, ये ऑलमोस्ट उससे 6 गुना 5 गुना ज्यादा तो है ये। तो अर्थ के रेडियस से 5 टाइम्स ज्यादा हाइट पे होते हैं हमारे सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जिनसे हमारे टेलीफोन या रडार कम्युनिकेशन हो रहा है। These are all at a height of 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सैटेलाइट के बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पस होता है, बट द बेसिक थिंग इज कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करना है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है समझना बेटा। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। मान लो ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, वी कैन हैव 50 स्टोरीज, ठीक है, एंड दिस इज द ग्राउंड। यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे कोई खड़ा है, उसने कुछ वेलोसिटी दी किसी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट ऐसे गया, फिर कोई सेकंड फ्लोर पे चला जाता है, वहां से उतनी ही वेलोसिटी देता है, जैसे आपने पढ़ा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में,
उसने सीधा आगे फेंका, लेकिन वो ऐसे जाता है। ठीक है, अगर और हाइट से फेंकेगा और आगे जाएगा। जितना हम ऊपर जाते जाएंगे हमारा जो कवरेज एरिया है वो बढ़ता जाता है। और ऊपर से फेंकेगा तो और आगे जाएगा, बट वो एवरी टाइम वो अर्थ पे ही गिर रहा है। इतनी हाइट पे चले जाना कि ये जैसे अर्थ है, इतनी हाइट पे चले जाना कि वो एक बार नहीं बार बार ही गिरता रहे। बार बार गिरता रहे मतलब वो ऑर्बिट में आ जाए। ऑर्बिट में आ जाए मतलब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा है बेटा, इट इज नॉट ए बेसिक फोर्स, हमेशा किसी दूसरी फोर्स से मिलती है। तो क्या होता है, आपने कुछ नाम सुने होंगे, मैं कुछ टेक्निकल नाम बोलूंगा, ये इंडियन टर्म्स है। पीएसएलवी बोलते हैं। पीएसएलवी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सिंपल वर्ड्स में इसको रॉकेट बोलते हैं। वो रॉकेट क्या करता है, अब रॉकेट बोलूंगा तो आपको पर्पस समझ में नहीं आएगा। इससे आपको पर्पस समझ में आएगा। पोलर सैटेलाइट हो गया जो पोल्स के आगे पीछे घूमता है। लॉन्च व्हीकल मतलब जो सैटेलाइट को लॉन्च करता है। ऐसे थोड़ी है कि सैटेलाइट अर्थ से ही लॉन्च कर दिया, जहां घूमना शुरू हो जाना अपने आप ही। ये पोलर सैटेलाइट व्हीकल, आप मान लीजिए गाड़ी है एक, ये गाड़ी क्या करती है, सैटेलाइट को उठा के ले जाती है पर्टिकुलर हाइट तक, और वहां से उसको ऑर्बिट में प्लेस करती है। उस वहां से उसको कुछ वेलोसिटी देती है। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट क्या है, द सैटेलाइट इज टेकन टू ए पर्टिकुलर हाइट एंड इज देन प्लेस इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, देन प्लेस इन इट्स ऑर्बिट मतलब ये नहीं है कि उस हाइट पे जाके ऐसे रख देंगे, इट विल फॉल डाउन। क्योंकि सैटेलाइट, याद रखना, सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होता है। अगर चाहे जितना मर्जी दूर हो, 36,000 किलोमीटर दूर है या 2 लाख किलोमीटर दूर है, इवन देन इट विल बी विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर नहीं हुआ तो वो घूम नहीं पाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्या है, द सैटेलाइट इज टेकन टू ए पर्टिकुलर हाइट एंड इज देन प्लेस्ड इन ऑर्बिट। प्लेस्ड इन ऑर्बिट क्या हुआ कि उसको वहां से कुछ वेलोसिटी दी जाती है। जैसे हम दिवाली रॉकेट जलाते हैं ना, तो उसको क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे के उसको आग लगाते हैं, वो चला जाता है। लॉन्च करते हैं हम भी, तो वही लॉन्चिंग करी जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे के, ताकि वो घूमना शुरू हो जाए। वो सारा कंप्यूटर कंट्रोल्ड है, कोई जाता नहीं है बैठ के गाड़ी में वहां जाके। ठीक है, इट्स ऑल कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड फ्रॉम द ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट, द सैटेलाइट इज टेकन टू ए पर्टिकुलर height above earth and is then placed in its orbit. The satellite is taken to a particular height from the ground and is then placed in its orbit. The satellite is taken up to certain height from the ground and is then placed in its orbit. Placed in its orbit, उसके ऑर्बिट में उसको प्लेस किया जाता है। जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के लिए बात कर रहा हूं मैं। अर्थ का रेडियस है r, सैटेलाइट को h हाइट पे ले गए। कहां से, अर्थ के सरफेस से h हाइट में ले गए, और यहां से उसको कोई वेलोसिटी दी, बिल्कुल वैसे जैसे हम एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। सिंस हम पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए थे, तो ये ऑब्जेक्ट घूमना शुरू हो जाता है, मतलब सैटेलाइट बन जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि कितनी भी वेलोसिटी दे दो। देखो, अगर ग्राउंड से ही बात करें, मान लो ये अर्थ है, इमेजिन कर सकते हैं हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ से किसी बॉडी को फेंक दें यहाँ, और जोर से फेंको यहाँ गिरेगा, और जोर से फेंको यहाँ गिरे। अगर ग्राउंड से ही फेंकना है यहाँ, और इतनी जोर से फेंको कि वो घूमना शुरू कर दे, तो वो सैटेलाइट बन जाएगा। बट अर्थ से नहीं लॉन्च किया जाता फॉर 2 रीजंस। एक तो वेलोसिटी बड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, हम करेंगे कैलकुलेट कितनी। दूसरा, यहाँ एयर है, एटमॉस्फेयर है, उस एयर फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाएगी जब वो इतनी तेज जाएगा। तो जैसे आपने सुना होगा, कल्पना चावला, नाम सुना है ना, तो जब उनके स्पेस शटल में प्रॉब्लम हो गई थी तो कुछ नहीं था, जब तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में नहीं आया,
उसको कुछ नहीं हुआ, जैसे एटमॉस्फेयर में आया इट कॉट फायर। क्यों? क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन से क्या होता है? हीट होती है। ये तो सिंपली आप यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट, अगर आप हाथों को फ्रिक्शन करोगे तो हीट डेवलप होगी। तो एयर फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से उस शटल में आग लग गई थी। तो यहां से इसलिए लॉन्च नहीं किया जाता, बिकॉज यहां से उसको एयर फ्रिक्शन बड़ा मिलेगा, तो इसको कंसिडरेबल हाइट पे ले जाते हैं। आपने पढ़ा हुआ है फ्लूइड इसमें हाइड्रोस्टैटिक्स में कि आफ्टर 6 किलोमीटर डेंसिटी हाफ हो जाती है, आफ्टर 12 किलोमीटर डेंसिटी 1/4 हो जाती है एयर की। ऑल्दो स्लाइट ट्रेसिस तो 400 किलोमीटर तक हैं, बट उसके बाद तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ये तो बड़ी हाइट पे होता है। 400 किलोमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये सैटेलाइट बड़ी दूर होगा, वहां एटमॉस्फेयर के ट्रेसिस बहुत ही कम होंगे। तो सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जाएंगे, वेलोसिटी देंगे एंड इट विल स्टार्ट ऑर्बिटिंग। इसलिए उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। This is called as orbital velocity. So how we define this orbital velocity? The velocity given to an object from to an object, कहीं से भी कर सकते हैं वैसे, देखो थ्योरेटिकली तो कहीं से भी कर सकते हैं। The velocity given to an object so that it starts orbiting around the planet is known as orbital velocity. किसी ऑब्जेक्ट को हम कोई वेलोसिटी दें ताकि वो प्लेनेट के सराउंडिंग में रिवॉल्व करना शुरू कर दे, उस वेलोसिटी को, मिनिमम वेलोसिटी को, उससे ज्यादा जितनी मर्जी दो, ठीक है, ये याद रखना, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट स्टार्ट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटा मान लीजिए हमने v0 से रिप्रेजेंट किया, जैसे कल पढ़ रहे थे एस्केप वेलोसिटी, ve से रिप्रेजेंट किया, हमने v0 दी उसको वेलोसिटी। एक सैटेलाइट ले लो जिसका मास है m, अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल M, अर्थ का रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M, सैटेलाइट का मास स्मॉल m और हाइट इसकी। इस सैटेलाइट को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इनफैक्ट किसी भी पार्टिकल को, आप में से कुछ बच्चे सर्कुलर मोशन पढ़ भी रहे थे कल, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए बेसिक फोर्स, लिखा था, इट इज प्रोवाइडेड बाय अदर फोर्सेस, है ना। तो यहां पर क्या होगा, जो प्लेनेट की, इस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसको अपनी तरफ खींचेगी। एंड समबडी विल से कि अगर प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रही है तो ये गिर क्यों नहीं रहा? या मून को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तभी तो मून सैटेलाइट है ना। बट वो अगर अर्थ अपनी तरफ खींच रही है तो वो मून गिरता क्यों नहीं है? या अगर इस सैटेलाइट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो ये सैटेलाइट व्हाई इट इज नॉट फॉलिंग ऑन अर्थ? बताओ रहा है, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। हमने खाली यहां रखा थोड़ी ना, अगर खाली यहां रख देंगे और वेलोसिटी नहीं देंगे, इट इज द सेम थिंग। आप एक पत्थर के साथ धागा बांध के यहां रखो बस, तो वो घूमेगा क्या? आपको उसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी और एट द सेम टाइम धागे को खींच के भी रखना पड़ेगा। तो ये अर्थ की जो अट्रैक्शन है ना, वो एक धागे की टेंशन है, और जो हम उसको वेलोसिटी देते हैं वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है। दोनों चीजें चाहिए अगर सर्कल में रहना है तो। द मोमेंट यू लीव द थ्रेड इट विल फ्लाई ऑफ लाइक दिस, ठीक है। तो अगर अर्थ की कोई ऐसा हैपनिंग हो जाए नेचर में कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म, आज के बाद कोई रिश्ता नहीं, तो मून विल गो ऑन इट्स ओन पाथ, बोले जा मैं नहीं खींचता तेरे को, ठीक है। लेकिन अगर मून बोले ठीक है मैं रुक रहा हूं, आई विल स्टॉप, तो जमीन के ऊपर गिरेगा वो। अगर फोर्स खत्म हो जाए तो मून विल फ्लाई ऑफ, और अगर वेलोसिटी खत्म हो जाए मून विल फॉल डाउन ऑन अर्थ, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें समझो ना तुम।
खाली रट्टे मारने में एक्सपर्ट, वो भी नहीं आप बचते। हाँ, अब 12th में पढ़ेंगे, 11th क्या पढ़नी है ना। कोई बोल भी रहा था मेरे को कल परसों, 11th मन नहीं कर रहा सर पढ़ने का, 12th ही पढ़ाओ। मेरा भी तो मन करना चाहिए पढ़ाने का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए, कहां से आएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब m इंटू वी स्क्वायर बाय आर प्लस एच। रेडियस कितना है? r प्लस एच हुआ, स्मॉल r बोल रहे थे। इट इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स is due to the gravitational force of the planet। ये r plus h कैंसल, स्मॉल m कैंसल, v0 स्क्वायर क्या हुआ? बेटा v0 कितना हो जाएगा? मतलब जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना बेटर होगा, क्योंकि उतनी कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर हम सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करेंगे h0 होगा, तो लेकिन ये v0 मैक्सिमम हो जाएगा, फिर बाकी चीजें फिक्स्ड है। देखो, तो अगर हम ऊपर जाएंगे h बढ़ेगा, h बढ़ने से v0 कम हो जाएगा। मतलब किसी हाइट से लॉन्च करना आसान होता है, क्योंकि वहां से हमें कम वेलोसिटी देनी पड़ेगी। मतलब मेरे मथे झड़ना तो ऐसे बोल दो। With increase in height, with increase in height the orbital velocity decreases। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से लॉन्च कर दें, लेट अस सी मैथमेटिकली कि कितनी वेलोसिटी आएगी। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि जो सैटेलाइट है दैट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम ये बोलेंगे r प्लस एच अप्रोक्सीमेटली r के ही बराबर। अगर r प्लस एच r के बराबर है तो v0 कितना हुआ? gm बाई r हुआ। ठीक है, अब देखना, इसको स्मॉल g की फॉर्म में लिखोगे आपको आसान लगेगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज एक्सप्रेशन? स्मॉल g इक्वल टू, तो gm कितना हुआ? gr स्क्वायर। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? ओनली gr, रूट gr। कल हमने एस्केप वेलोसिटी निकाला था, अभी थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम, फिर सैटेलाइट के ऊपर बाद में आएंगे दोबारा। पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखेंगे हम। फोटो खींचो, क्या लिखना है चलो। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gr। अर्थ के लिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा मैथमेटिकली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 6.4 इंटू 10⁶। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो ये मीटर में होगा। अब देखना अप्रोक्सीमेटली कितना रिजल्ट आएगा। एक सेकंड के लिए एज्यूम करो कि ये 10 है, कर लिया। अब ये एक्चुअली 9.8 है। 10 इंटू 6.4 कितना हुआ? 64 है ना। 64 का रूट कितना हुआ? 8। 10 रेज पर 6 का रूट कितना हुआ?
10 रेज पर 3, सो हो गया 8 इंटू 10 रेज पर 3, मतलब 8000। समझ में आ रहा है कैसे? 10 इंटू 6.4 हो गया 64, 64 का रूट हो गया 8, 10 रेज पर 6 का रूट हो गया 10 रेज पर 3, तो ये आ गया 8000। 8000 मीटर पर सेकंड आएगा, क्योंकि हम ऐसे यूनिट बोल रहे हैं। 8000 मीटर पर सेकंड मतलब 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8000 मीटर कितना होता है? 8 किलोमीटर। सो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 8 से थोड़ी कम है, बिकॉज ये वैल्यू 10 नहीं है, 9.8 है। एग्जैक्ट वैल्यू इज 7 पॉइंट, आगे किलोमीटर पर सेकंड कर दिया मैंने, या ऐसे लिखो 7.92 इंटू 10 रेज पर 3 मीटर पर सेकेंड, जिसको लिख सकते हैं आप 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर अर्थ के सरफेस के पास से लॉन्च करना है तो कितनी वेलोसिटी है? देखो, 1 सेकेंड में इतनी ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर दूर चला गया यहां से। अगर इतनी ज्यादा वेलोसिटी उसके पास होगी तो दैट मीन्स वो कभी भी अर्थ पे वापस नहीं आएगा, घूमने ही शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे ये अर्थ है, यहां से भी लॉन्च करें अगर हम, सो इट विल गो लाइक दिस, एंड यहां से जाने के बाद कभी फिर ऐसा होगा। ठीक है, ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, हाल तो एस्केप वेलोसिटी से तो कम है, बट हमारी डे टू डे लाइफ जो वेलोसिटीज है उनसे काफी ज्यादा है ये। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेकेंड में यहां से घर। मैंने आपको बोला इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। लास्ट दिन जब आते हैं ना उसके, तो वो भी ऐसे ही करता है। एस्केप वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? वो नहीं ऐसे करता। वीई इज √2gr और वी ओ क्या है? √gr। ठीक है, इन दोनों से देखो व्हाट इज द रेशियो? √2, √2 मतलब 1.414, तो बेटा वीई कितना हुआ? 1.414 वीओ। वी कितना आया? 1.414 वीओ। इसका मतलब कि देखो क्या है, अगर हम किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी को 41.4% बढ़ा दें, वीई ज्यादा है ना इससे, कितना? 41.4%। अगर मैं देखो ऐसे बोलूं y इज इक्वल टू 1.5x सपोज, और मैं बोलूं x 100 है, y कितना होगा? अगर x 100 है और y है 1.5x, x 100, y आएगा 1.5 इंटू 100 150, तो 100 के ऊपर कितना इंक्रीज हुआ? 50, उसको बोलते हैं परसेंट। यहां मैं बोलूंगा y x से 50% ज्यादा है। यहां क्या बोलूंगा? वीई वीओ से कितनी ज्यादा है? नहीं, 1.5 है तो 50%, 1.4 होगा तो 40%, तो वीई इज ग्रेटर देन वीओ बाय 41.4%। एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से 41.4% ज्यादा है। इसलिए क्वेश्चन कैन बी लाइक कि कितने परसेंट किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी को बढ़ाएं ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, यही आंसर। सो अगर if the velocity of a satellite orbiting close to the surface of Earth is increased by 41.4%, then the satellite will leave
आगे लिख लेना खुद, will leave the gravitational field of earth. लिख ले। इसको जानने देना, रोके रखना। अगर किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी 41.4% बढ़ा दें तो सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड से चला जाएगा, मतलब एस्केप हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। और बेटा अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, व्हाट इज एस्केप काइनेटिक एनर्जी? मतलब जब एस्केप वेलोसिटी है तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड एज एस्केप काइनेटिक एनर्जी। कितनी है? हाफ mv²। ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv0²। रेशियो बताओ। एस्केप काइनेटिक एनर्जी मतलब जब वो कल पढ़ा था क्लास, जब उसके पास एस्केप वेलोसिटी है तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको बोलते हैं एस्केप काइनेटिक एनर्जी। और जब उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी। जब उसके पास खाली वेलोसिटी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे खाली काइनेटिक एनर्जी। बस। तो इनकी रेशियो क्या हुई? VE/VO² दैट इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर। ये देखो रेशियो, √2 का स्क्वायर क्या हुआ? तो इसके बेसिस पे बोलो रेशियो KE डिवाइडेड बाय KO। KE डिवाइडेड बाय KO आएगा 2। तो मतलब जो KE है वो KO से कितना बड़ा है? 100%। डबल होना मतलब 100%। अगर ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी 100 है तो एस्केप काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 200 नहीं हुई? अगर 200 है तो 400 होगी। डबल मीन्स 100% इंक्रीज। ठीक है, बहुत है, इतना ही आज।